तो एक दिन तक ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र में रहेगी और पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के लोगों को जागृत करने का काम और संगठित करने का काम करें, क्योंकि देश के अंदर ओबीसी की जो संख्या है वो 52% है। 52% का मतलब होता है कि आधे से 2% ज्यादा हमारी संख्या है, मगर आधे से 2% ज्यादा जिसकी संख्या है, आजादी के 75 साल में उसकी गिनती तक नहीं। देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, मगर ओबीसी की गिनती देश में नहीं हुई। ये इतनी बड़ी आबादी के लोगों की गिनती तक आजादी के 75 साल में नहीं हुई। एक तरफ जहां हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 75 साल की आजादी में ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हुई। तो निश्चित रूप से ओबीसी के लोगों को जगने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना है। और ये ऐसा समय है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ओबीसी से है और वो अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करते। जानवरों की गिनती करते हैं मगर ओबीसी की गिनती नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने पता लगाया कि ये ओबीसी व्यक्ति ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है, क्या समस्या है। क्योंकि ओबीसी का फायदा हो, कोई ओबीसी के पास अधिकार है उसका फायदा करने के लिए तो वो नहीं करेगा, ऐसा स्वाभाविक नहीं। क्योंकि अगर ओबीसी की गिनती होती है, ओबीसी को संख्या के अनुसार में हिस्सा मिलता है, तो उससे नरेंद्र मोदी जी का कोई नुकसान होने वाला है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहे? तो ये बात पता चली कि नरेंद्र मोदी जी को जिन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने प्रधानमंत्री सबसे पहले कैंडिडेट बनाया प्रधानमंत्री का, उन आरएसएस के कामों का दबाव है कि ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए और इसकी वजह से देश में एक ओबीसी अपने को कहने वाला प्रधानमंत्री है, मगर इसके बावजूद भी ओबीसी की गिनती देश में नहीं है। संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सा नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के कानून मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 79.2% ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति के लोग क्लास 1 क्लास 2 की सर्विस में हैं, उन्हें 10% और रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के नाम पर दे दिया गया। मतलब जिसका पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेशन था, उनको 10% रिजर्वेशन देकर ओवर को और ओवर कर दिया गया। वहीं जब ओबीसी के लोग हम लोग बात करते हैं कि हमें 52% दे दो, तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। एससी एसटी को पहले मिला हुआ है, इसलिए तुमको 27% से ज्यादा नहीं मिल सकता है। ये बार बार कहा जाता है और बार बार ये बात कह के ओबीसी के हक अधिकार को रोका जा रहा है, ओबीसी के हक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और ओबीसी के साथ में नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन जब 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, तो अभी जो 50% की सीमा थी आरक्षण की, वो तो अपने आप ही टूट गई और सरकार ने संविधान संशोधन करके 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो हमारा ये कहना है कि जब 50% की आरक्षण की सीमा रेखा सरकार लाद चुकी है, तो अब 52% ओबीसी को 52% आरक्षण देने में सरकार को क्या समस्या आ रही है? और ओबीसी के समर्थन से ही सरकार चल रही है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ओबीसी के समर्थन से चल रही है। ओबीसी के समर्थन के बगैर सरकार चल नहीं सकती। लेकिन आरएसएस के लोगों ने आपके नागपुर में हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, यहाँ से देश भर में ओबीसी के लोगों को गुमराह करते हैं। वोट लेने के लिए ओबीसी के लोग हिंदू, चंदा देने के लिए ओबीसी के लोग हिंदू हैं और मुसलमान से लड़ने के लिए भी ओबीसी के लोग हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अपनी गिनती की बात करते हैं, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। तो हमारा वोट लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है और हमारा
का नारा सुनकर ओबीसी के लोगों ने साथ दे दिया। चलो भाई हमारा साथ ले लो, हमारा भी विकास होगा, इस उम्मीद में साथ दे दिया। लेकिन सरकार बन गई तो कहा साथ तो तुम्हारा हो गया, ये सरकार बन गई तो ये विकास करने की क्या जरूरत है, और सत्यानाश जरूर तुम्हारा किया जाएगा। तो अभी ओबीसी का सत्यानाश सबसे ज्यादा इस सरकार ने किया है। बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो कहा देश नहीं बिकने। हमारे लोग खुश हो गए क्योंकि ओबीसी के अंदर देश की भावना बहुत ज्यादा है, राष्ट्र की भावना बहुत ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये राष्ट्र ही हमारा है। हम लोगों ने इसको विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाया था, हमारे पुरखों ने बनाया था, तो ये भावना है राष्ट्र के प्रति हमारी। तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा। तो हमारे लोगों ने सोचा देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति आ गया है, जरूर इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब मन ही मन मोदी जी कसम खा लिए कि देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अब कहते देश नहीं बचने दूंगा। और एक एक चीज बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ऐसे तमाम जो चीजें हैं एयरपोर्ट से लेकर के तमाम चीजों को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं, मतलब निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा, इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। जब आप कहीं पैर रखोगे तो अडानी बोलेगा ये हमारी जमीन पर, दूसरा पैर कहीं रखोगे तो अंबानी बोलेगा ये हमारी जमीन पर पैर रखा है। तो ये जो स्थिति देश में पैदा की जा रही है, बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है और चर्चा निजीकरण की हो रही है, मगर खत्म हमारा चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म SC ST OBC का आरक्षण हो रहा है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है पिछड़े वर्ग के लोगों को। सरकारी में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, सरकारी में ही रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा, प्राइवेट हो रहा है तो आरक्षण खत्म हो रहा है। तो इसलिए इस परिवर्तन यात्रा की एक डिमांड ये भी है कि निजीकरण बंद किया जाए और जो निजी क्षेत्र है उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। ये मांग लेकर के भी हम लोग चले। दिल्ली में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों के साथ सरकार का समझौता हुआ और किसानों को सरकार ने आश्वासन दिया कि हम MSP गारंटी कानून लागू करें। मगर MSP गारंटी कानून किसानों के लिए आज तक लागू नहीं किया गया। आप साइकिल खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, कार खरीदो, तो आपको नहीं बताना है कि हम कार 10 लाख में खरीदेंगे। वो कार बनाने वाला ही तय करता है कि कौन सी कार 10 लाख में मिलेगी, कौन सी कार 25 लाख में मिलेगी, कौन सी कार 50 लाख में मिलेगी। ये कौन तय करता है? जो बनाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल आप खरीदते हो, उसका दाम कौन तय करता है? जो बनाता है। कपड़े आप पहनते हो, उसकी कीमत कौन तय करता है? जो बनाता है। मतलब जो चीज हम खरीदते हैं उस हर चीज की कीमत कौन तय करता है? जो बनाता है। लेकिन हम किसान हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, हम फसल पैदा करते हैं, हमारी कीमत दूसरे लोग रखते हैं। और जब हम उनको कह रहे हैं हमको MSP दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, अधिकतम नहीं मांग रहे, न्यूनतम मांग रहे हैं, न्यूनतम भी देने के लिए ये सरकारें राजी नहीं है। तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, आज संविधान खत्म कर किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और संविधान को दिल्ली में जलाया गया जंतर मंतर पे। ये सारी घटनाएं इस सरकार में हो रही है। इसलिए देश के जो तमाम 85 से 90% आबादी वाले लोग हैं जिनको इस देश में अधिकार वंचित किया गया है, उन तमाम लोगों को खड़े होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। और इस देश में EVM लाकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को चोरी किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी होगी। और इसके लिए भी परिवर्तन यात्रा में EVM को हटाया जाए, बजट पेपर लाया जाए, इसके लिए भी लोगों को जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ना होगा। अभी जो वक्त है ये घरों में रहने का नहीं है, बल्कि निकल करके अपने लोगों को जगाने का, संगठित करने का और सड़कों पर लड़ाई लड़ने का वक्त है, ताकि देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को गंवा करके
हमारे लोगों को इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया। अगर आज हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो जो ज्योतिबा फूले का त्याग था, जो साहू महाराज का त्याग था और जो बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग था, जिसकी वजह से आज हम लोग बोलने और सुनने लायक हुए हैं, ये जो अधिकार हमें मिले ये सारे खत्म हो जाएंगे हमारे महापुरुषों के त्याग की वजह से। ये खत्म करने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम ओबीसी के लोगों को और तमाम बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए जागृत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर के लड़ाई करने की जरूरत है। इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, सहयोग किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार।